नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी मेंस पेपर 2 जो एसए का होता है उसके इस मास्टर वीडियो में। इसमें हम समझेंगे कि निबंध में नंबर कैसे लाते हैं, निबंध लिखते कैसे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक अगर आपको मिल गया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता तो भी आप कैसे लिखोगे, इंट्रो कैसे लिखोगे, बॉडी कैसे लिखोगे, कंक्लूजन कैसे लिखोगे, क्या क्या चीजें आपको सीजीपीएससी मेंस एसए में करनी है, वो सब चीजें हम चर्चा करेंगे। आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अभी तक निबंध में आए, जैसे सांस्कृतिक प्रदूषण आ गया, तो उसको भी कैसे डील करेंगे ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे साथ साथ। देखिए, जो निबंध है, सबसे पहले आपको कोई भी चीज, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। सिलेबस में आपका भाग एक और भाग दो है। भाग एक में आपको दो मुद्दों पे निबंध लिखना है और भाग दो में दो मुद्दों पे निबंध लिखना है। भाग एक में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, इसीलिए रूस यूक्रेन आ सकता है, इसीलिए ईरान आ सकता है, ईरान युद्ध जो चल रहा है, इसराइल फिलिस्तीन आ सकता है, अमेरिका का ट्रेड वार हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और राष्ट्रीय स्तर के जो भी मुद्दे जो अभी चल रहे हैं चर्चा में, आपका एसआईआर खूब फेमस था, अभी जनगणना होना है, तो ऐसे हम लोग आपको मुद्दे भी बता देंगे। तो इनमें आपको क्या क्या लिखना है, देखो, अगर कोई समस्या आई तो मेन फोकस करना है आपको कारण, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित। इसीलिए फैक्ट्स पे ज्यादा जोर है, क्योंकि सिलेबस में लिखा है कि आंकड़ों सहित, और उसके बाद फिर आपको समाधान लिखना है, मतलब सॉल्यूशन लिखना आपको जरूरी है। नक्सलिज्म पे अगर ऐसे आया तो आपको पहले उसका कारण लिखना है, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित, और समाधान क्या होगा, इन पे ज्यादा फोकस करना है, ये मैं समझा रहा हूँ। 750 शब्दों में लिखना है, 50 अंक होंगे। छत्तीसगढ़ में भी वही दो मुद्दे आएंगे, कारण, वर्तमान स्थिति और समाधान। लेकिन अब वो भले ऐसा लिख दिए सिलेबस बनाने वाले, अब जो टॉपिक देने वाले हैं, वो ऐसे भी टॉपिक देंगे जिसका ना तो कोई कारण होगा ना तो कोई समाधान होगा। तो मान लीजिए बजट आ गया, बजट में आप क्या कारण लिखोगे और क्या समाधान लिखोगे। तो आपको टॉपिक देख के अगर कोई समस्या है तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन बाकी चीजों में आपको ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस पे लिखना है। अगली चीज वही ध्यान रखना कि हर निबंध 50 नंबर का, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग ना किसी एक को बहुत लिख देते हैं, आखिरी के 10 मिनट में आखिरी निबंध लिखते हैं, भैया वो भी 50 नंबर का है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि हर एक निबंध को बराबर समय देना है, मतलब किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, जिसकी जहाँ जगह है ना, पिछले बार ऐसे का जो पेपर हुआ, और दिक्कत यह है कि पहले दिन ही होता है, तो आप कुछ भी ब्लंडर किए, कुछ भी गलत किए ना, तो फिर दिमाग में वो चलते रहता है। तो मैसेज आया जैसे मेरे पास दो तीन लोग का, जैसे मान लीजिए पहले आपको राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे लिखना है, और वो बच्ची ही है शायद, वो बच्ची क्या कि राष्ट्रीय स्तर की जगह छत्तीसगढ़ का ऐसे लिख दी, जगह खाली थी लिख दी, तो फंस गई ना वो। मतलब चेकर तो यही देखेगा ना भाई, शुरू के दो ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के, आखिरी के दो ऐसे छत्तीसगढ़ के। उसको आप थोड़ी बताओगे कि ये ऐसा नहीं होता, और उस चक्कर में फिर आपका दूसरा पेपर बिगड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से करना है। कई बार क्या होता है, आप एक टॉपिक लिखे, चालू कर दिए, अगर एक पेज लिखे, उसके बाद आपको लगा यार ये तो नहीं लिखना था, दूसरा लिखना है, ये तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ। फिर आप वो काटोगे और दूसरा लिखोगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, सोचो आपका चेकर के मन में। जो बच्चा निबंध नहीं सेलेक्ट कर पा रहा है, वो तहसील संभालेगा, जिला संभालेगा। तो इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान से करना है। ये गलतियां हो जाती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती हैं। टॉपिक सेलेक्ट बहुत ध्यान से करना है, और जिसको जहां पे लिखना है वहीं लिखना। आप छत्तीसगढ़ वाली जगह में इंडिया का ऐसे लिख के आ गए, तो फिर क्या हो पाएगा आपका। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जगह वो दी रहती है। टॉपिक ये कुछ कुछ थे, मैं फिर से इसको अपडेट करके आपको बताऊंगा कि देखो, जैसे न्यायिक पालिका के बारे में आता है, जनगणना आती ही है, महिलाओं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, नियत निल्लानार, ये है ही है, बस्तर ओलंपिक, इस टाइप के टॉपिक आएंगे ही। पिछले बार बस्तर दशहरा आ गया, बस्तर और सरगुजा सरकार के फोकस में, पर्यटन सरकार के फोकस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का भी 25 साल हुआ, वो फोकस में है। छत्तीसगढ़ का बजट है, वो फोकस में रहता है। किसान फोकस में रहते हैं, कोई योजना फोकस में रहती है, वो महतारी वंदन हो सकती, कृषक उन्नति हो सकती। जनजातियां फोकस में है सरकार के। औद्योगिक नीति पे खूब चर्चा हो रही है, आप सुने होंगे। फिर सुशासन के बारे में, जल संरक्षण, भूजल, हम लोग के टाइम में बहुत आता था, इसलिए मेरे को लगता है कि यार कभी आ सकता है। और सांस्कृतिक परंपरा, ये एक हम लोग अपडेटेड एक वीडियो लाएंगे जिसमें टॉपिक आपके रहेंगे। और मैं ये भी बोलूंगा कि यार इस वीडियो के नीचे आपको जो टॉपिक लगता है ना, वो भी कमेंट कर दीजिएगा।
उससे क्या फायदा होगा कि आप कमेंट कर दोगे, वो मैं पढ़ के मैं मेरे को आसानी होगी वीडियो बनाने, मतलब टॉपिक सेलेक्ट करने में, क्योंकि आप लोग हम लोग से ज्यादा जानते हो कई चीजें, मतलब वो आप क्योंकि तैयारी कर रहे, तो आप लोग को भी क्या टॉपिक लगता है वो सेलेक्ट बता देना। जैसे अभी बस्तर ओलंपिक है, तो वो ना फिर अभी वो खेलो इंडिया गेम से जुड़ गया, तो इस टाइप की चीजें फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। खेल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ, भारत जीता, अब हो सकता है वो क्रिकेट प्रेमी हो कोई, आईपीएल पे ऐसे जो दे सकता है वो भाई वर्ल्ड कप पे तो दे ही सकता है, खेल संस्कृति पे दे सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। अब हम लोग इत्मीनान से समझेंगे, आप बिल्कुल साथ साथ बने रहिएगा। मैं आपको मतलब ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप कोई भी टॉपिक कुछ तो लिख लोगे। सबसे पहली चीज होती जो मैं बोला कि यार ऐसे का चयन करना, आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको दो चुनना है। जनरली क्या होता है कि एक तो आपको अच्छा मिल जाता है, हो सकता है एक आप इलिमिनेट कर दो। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इलिमिनेट करना है कि यार ये चार ऐसे हैं, एक दो तीन चार। अब मान लो आप छत्तीसगढ़ का बजट पढ़ के गए, तो इसको बिल्कुल टिक कर दो कि भाई ये तो लिखना ही है। चौथा कुछ ऐसा आ गया रामसर स्थल, वो आपसे नहीं बनता, आप हटा दिए। अब मेन फंसता है ये दो और तीन में, ये दोनों आपसे बराबर बनते हैं, अब आप इनमें से किसको चयन करो, बात इसमें फंसती है। आपको ना लिखने के बाद वो काम नहीं करना है कि आप ऐसे लिखना चालू किया, उसके बाद आपको लगा कि यार इससे ज्यादा तो उसको लिख सकता था। अब यहीं पे ना पीछे रफ वर्क रहता है, उसमें लिखना चाहिए। उसके दो फायदे होते हैं, वैसे अब तो ऑनलाइन चालू हो गया, पहले वो एग्जामिनर पीछे का भी देख सकता था, तो उसको भी लगता है कि नहीं बच्चा मेहनत किया है। लेकिन अभी भी आप पीछे रफ वर्क में लिख सकते हो क्या क्या पॉइंट आपको सेकंड ऐसे के पता है और क्या क्या पॉइंट थर्ड ऐसे के पता है। फिर आप काउंट कर लो कि सेकंड के बारे में मेरे पास ज्यादा मटेरियल है, फिर आप सेकंड लिखने लगो, और एक बार सेलेक्ट कर लो तो फिर मत सोचो। ये जो हमारा मानसिक या इंसानी दिमाग है ना, वो जो होता है ना कि जो मिला वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो हम जो लिखने लगते हैं वो लगता है कि यार ये तो नहीं बन रहा है, वो बहुत अच्छे से बनता, जबकि उसको लिखते हैं तो ये लगता है कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा है। तो वही वाला है। तो दुनिया जिसे कहते हैं भली बात है। तो आपको एलिमिनेट करना है, पॉइंट लिख लेना है, और जिसके बारे में अच्छे से आपको याद है, ज्यादा आप पॉइंट लिख पा रहे उसको सेलेक्ट कर लो, और एक बार सेलेक्ट कर लो तो फिर पीछे नहीं हटना है। यहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज आपको नहीं पता ना उसमें मत घुसना। अभी मैं दिखाऊंगा, पिछले बार एक ऐसे आया सांस्कृतिक प्रदूषण पे। सांस्कृतिक प्रदूषण के बारे में बच्चों को नहीं पता था, लेकिन वो भी अटेम्प्ट करके आए। तो वो फंसने वाली चीज है ना, आप पहली बार वही सुने। अब आप लिख रहे हैं कि प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और सांस्कृतिक प्रदूषण। आप तो खत्म हो ना वहीं पे। तो जो आपसे नहीं बनता भाई, दूसरा ऐसे कुछ तो बनता होगा जलवायु के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ बनता है ना, आपको श्योर है कि ये मेरे से बनता है, वो लिखना। नहीं तो फिर पहले दिन होता है, थोड़ा भी गलत लिखे परेशान हो जाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसके बारे में आपको पता है, जो वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही करना है, लिखना है। दूसरी चीज है भटकना नहीं। आप अपने सामने आपके पास क्वेश्चन पेपर रहता है, टॉपिक पे बने रहना है। टॉपिक में मान लो सांस्कृतिक प्रदूषण है, आप लिखे प्रदूषण इतने प्रकार के होते हैं, ये सांस्कृतिक प्रदूषण होता है। फिर एक मृदा प्रदूषण भी होता है, मिट्टी खराब हो जाती है इसलिए मृदा प्रदूषण होता है। आपसे पूछा है सांस्कृतिक, आप आ गए मृदा में, तो सामने टॉपिक को रखे रहो, और जो टॉपिक है उसी के बारे में आपको लिखना है। कारण मैं बताता हूँ। यूपीएससी में ना स्कोप रहता है, वो ऐसे टॉपिक देते हैं जिसमें आप अपने मन के घोड़े दौड़ा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ जो ऐसे चेक करने जाते होंगे उनके पास रहता होगा एक मॉडल आंसर, कि भाई सांस्कृतिक प्रदूषण में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब आप उसके अलावा कुछ भी लिखोगे तो हो सकता है आपको नंबर ना मिले। तो इसीलिए आपको जो टॉपिक है उसी में लिखना है, और इधर उधर नहीं भटकना है, ये गांठ बांध लो। अगली चीज, जो व्यू है आपके, जो आपका मत है, जो आप लिख रहे हैं, वो बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप प्रो गवर्नमेंट के, तो दूध की नदियां बहने लगी, ये होने लगा, या किसी की आलोचना करने लगे कि ये धर्म तो बहुत खराब है, ये तो अच्छा है। आपको ना, आप एक प्रशासक बनने वाले हो तो आपको बीच का रास्ता करना है, बैलेंस व्यू रखना है। और दूसरा प्रोग्रेसिव रखना है। प्रोग्रेसिव मतलब समझ रहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि महिलाओं को तो चार दीवारी के अंदर, आप भले ऐसा सोचते हो सकता है आप ऐसा सोचने वाले व्यक्ति हो, लेकिन वहां आपको प्रोग्रेसिव व्यू दिखाना है जो आपके संविधान में लिखा है।
मतलब सही व्यू क्या है जो संविधान में, संविधान अगर बोल रहा है कि महिलाओं का सम्मान करना है, संविधान अगर सभी लोगों को मतलब हर जाति, हर वंश, हर धर्म, सभी को समान मान रहा है, संविधान बोल रहा है कि धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, आप अगर भेदभाव करने वाले भी व्यक्ति हो तो भी आपको संविधान को मानना है, प्रोग्रेसिव रहना है। और अगर आप इस फील्ड में आए हो तो ऐसा बन जाओ, अगर आपके अंदर ऐसा किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, तो वो सब छोड़ दो, क्योंकि वो लिखने में दिख जाती है और वो नहीं होना चाहिए। तो आपको बैलेंस रहना है, प्रोग्रेसिव रहना है। क्यों? क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट हो। ठीक, आप सिविल सर्वेंट बनोगे, आप कोई नेता नहीं बनने वाले। नेता हो सकता है कुछ भी कर दे, लेकिन सिविल सर्वेंट को प्रोग्रेसिव रहना है। और एक कारण ये भी रहता है जो प्रैक्टिकल है, कि भाई आप हो सकता है आप किसी पार्टी के सपोर्टर हो, आप किसी धर्म के सपोर्टर हो, आप दूसरे धर्म के विरोधी हो, जो चेकर है वो उसी दूसरे धर्म का हो, तो आप तो गए ना। आप किसी जाति के विरोधी हो, चेकर उसी जाति का हो, आप तो गए ना। आप महिलाओं के विरोधी, चेकर हो सकता है महिला हो, आप तो गए ना। तो ये प्रैक्टिकल चीज भी है कि चेकर तो कोई भी हो सकता है ना, किसी विचारधारा का भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको बैलेंस रहना है। अब मेन चीज होती है एक सवाल, आप अपने मन में उत्तर दीजिए कि ऐसे में सबसे जरूरी चीज क्या है। ऐसे का इंट्रो, कि ऐसे की बॉडी, कि ऐसे का कंक्लूजन। तीन चीज होती है ऐसे में। एक आपका इंट्रोडक्शन होता है, जिससे एग्जामिनर ये जानता है कि आप क्या लिखने वाले हो, क्योंकि वो वहीं से चालू करता है। वो बोलते हैं ना कि वेल बिगन इज वेल डन वाली बात। तो अगर आप अच्छे से किसी भी शुरुआत, अभी अच्छे से किसी चीज की शुरुआत कर दी है तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए इंट्रो एक जरूरी चीज है। आखिरी में जब वो नंबर देने वाला होगा तो आपकी कंक्लूजन पड़ेगा, तो कंक्लूजन सही रहना चाहिए। और नंबर तो देगा बॉडी से ही ना, मेन पार्ट तो बॉडी ही रहता है। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे बहुत जरूरी चीज है, तीनों को आपको छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आपको कोई भी चीज है, ये आपके सामने इसलिए रख दी है कि यार आपको पता रहे कि कोई भी ऐसे अगर आपको शुरू करना है तो कैसे कैसे आप शुरू कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका होता है कोट। जैसे आज ही मैं, हम लोग टेलीग्राम में डाले, आज महिला दिवस है तो मैं दो तीन कोट ऐसे ही डाला, उसके नीचे और सब लोग डाल रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो आपके दिमाग में रेडीमेड कोट रहना चाहिए। मैं बचपन में ऐसे लिखता था, फिर मेंस के टाइम भी वो चालू किया कि ना महिलाओं के बारे में, जनजातियों के बारे में, आपको जो जो लग रहा है जिन पे सवाल आ सकते हैं, आप कोट याद रख लो यार कुछ कुछ। कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब आप ऐसा कुछ याद कर लो, नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर। तो ऐसा करके ना आप कोई भी कोट याद रख लो सभी के बारे में, तो वो इंट्रो में भी काम आ जाता है, कंक्लूजन में भी काम आ जाता है। तो पहली चीज तो कोटेशन, गांधी जी का कोई पर्यावरण के बारे में, गांधी जी के बहुत सारे कोट हैं, विवेकानंद का, तो ये अच्छा लगता है। दूसरा, कोई छोटी कहानी से आप शुरू कर सकते हो। आपको उसी टॉपिक पे, वो कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, आप वो ना मजा आता है, मतलब जैसे आप तैयार करके चल दो ना कि मान लो महिलाओं के बारे में मैं ये छोटी सी 4 लाइन की कहानी लिखूंगा, चैट जीपीटी से पूछ लो वो बता देती है। तो वो कहानी से में ना एक इंटरेस्ट पैदा होता है, देखो उनके सामने बहुत सारे ऐसे हैं, आपको बाकी से थोड़ा अलग दिखाना है, तो आप ऐसा कुछ करोगे ना तो अच्छा रहता है। तीसरा रहता है कि इतिहास बता दो। भाई सबसे अच्छा तरीका है ना कि आप सीधा सीधा उस चीज का इतिहास बता दो, आप बता दो कि यार जैसे महिलाओं से ही है, तो आप महिलाओं का जो हिस्ट्री है वो समझा दो कि पहले ऐसा था, वैदिक काल में ये था, उत्तर वैदिक में ये था, थोड़ा सा आप समझा के फिर, या तो उससे सामने वाले का एक इंट्रो हो जाता है। अगला होता है कि सरकार की मान लो उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट है, स्टेटिस्टिक्स है, मान लो नक्सलवाद के ऊपर आया, सरकार की कोई रिपोर्ट है उसके बारे में, कोई डाटा है, आप वो लिख सकते हो इंट्रो में। न्यूज़पेपर से, मतलब न्यूज़पेपर में मान लो कुछ छपा है, आप वहां से उसको रिलेट कर सकते हो। अगला है कि कोई भी टॉपिक है उसके पूछने का कोई ना कोई कारण होता है ना, तो वो आपको अगर पता है तो आप वो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि भाई ये टॉपिक क्यों पूछा गया, क्या कारण है उस टॉपिक को पूछने का, तो वो भी आप लिख सकते हो। मान लो नक्सलवाद आया, आपको पता है कि ये इसलिए आया क्योंकि अभी 31 मार्च डेडलाइन है नक्सलवाद को खत्म करने की, आप वहां से शुरू कर सकते हो। बजट आया, आपको पता है क्यों पूछा गया, क्योंकि बजट अभी जारी हुआ है,
अगर मान लीजिए ईरान युद्ध है, आपको पता है कि ये टॉपिक इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी चर्चा में था, तो आप बता सकते हो कि ऐसा ऐसा ये चर्चा में था। सबसे अच्छा तरीका जो मेरे को लगता है वो प्रश्न वाला लगता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, आप सवाल पूछ लो यार। कि मान लो नक्सलवाद आया, आप पूछो नक्सलवाद क्या है। इस निबंध में हम ये जानेंगे कि नक्सलवाद क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई, मतलब इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे ये विकसित हुआ भारत में, किन किन क्षेत्रों में फैला, क्या इनकी मांगे हैं, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही। तो ऐसे करके आप 8-10 सवाल पूछ लो और उन्हीं का फिर जवाब देते जाओ, आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा टॉपिक का ही विखंडन कर दो। मान लो कोई टॉपिक है सांस्कृतिक प्रदूषण, तो आप उसका विखंडन कर सकते हो ना कि संस्कृति जो है उसमें जो प्रदूषण आ रहा है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। वो कोई भी टॉपिक आया उसके बारे में आप लिख सकते हो। और एक होता है विरोधाभास, ये भी एक अच्छा तरीका है कि जैसे मान लो कोई आया कि विकसित छत्तीसगढ़, तो आप एक पैराडॉक्स दिखाओ। आप दिखाओ कि एक तरफ तो हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अच्छी रोडों की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति हैं जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची, जहां तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां तक बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। तो ऐसे करके आप एक विरोधाभास दिखा सकते हो कि विकसित भारत 2047 और एक गांव का भारत जो बिल्कुल पीछे, जनजाति भारत जो बिल्कुल पीछे। तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो, फिर आप बता सकते हो इनके लिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं इंट्रो लिखने के, और आप सभी को मिला के भी लिख सकते हो। भाई एक लाइन इसकी लिख दो, कोट से चालू कर दो, थोड़ा सा एक रिपोर्ट लिख दो, कोई न्यूज़पेपर लिख दो, सवाल पूछ लो, कुछ भी कर सकते हो। या अब तो अच्छा ये है कि एक व्यक्ति एक ही ऐसे को चेक करेगा। पहले मैं ये सलाह देता था कि एक में कोट से चालू कर लो, एक में हिस्ट्री लिख दो, एक में सवाल पूछ लो। अब तो आप सब में वही सब कर सकते हो ना, क्योंकि आपका ऐसे एक ही ऐसे आपका एक आदमी चेक करेगा, उसको नहीं पता कि आप दूसरे में क्या लिखे हो। तो इसीलिए हाँ, मतलब चेकिंग का ये तरीका है कि जो एक चेकर है उसके पास एक ही ऐसे आएगा। मान लो मैं एक चेकर हूं और मैं सांस्कृतिक प्रदूषण चेक कर रहा हूं, तो मैं सभी का सांस्कृतिक प्रदूषण ही चेक करूंगा। तो मेरे को नहीं पता ना कि सांस्कृतिक प्रदूषण वाला बाकी और क्या ऐसे लिखा, उसमें कैसे लिखा। तो ये एक फायदा है इसका। तो आप सभी चीजें लिख सकते हो, कोट से बढ़िया चालू कर लो, थोड़ा सा कहानी लिख दो, क्या हिस्ट्री लिख दो, कोई रिपोर्ट लिख दो, न्यूज़पेपर में कुछ हेडिंग है वो पूछ लिख लो, प्रश्न पूछ लो, एक लाइन पैराडॉक्स लिख लो, टॉपिक का विखंडन कर लो, कुछ भी कर दो। जो मेन सवाल आता है इंट्रो तो आप छोटे ही लिखोगे, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। ऐसे का मान लो 10%, 12%, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। असली खेल होता है बॉडी का। अब कोई भी टॉपिक आया, उसके बारे में आपको मान लो नहीं पता, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे कैसे सोचोगे उसके बारे में, ये अब हम समझेंगे। पहला जो तरीका होता है वो टाइम लाइन का होता है। जैसे मान लो महिलाओं के बारे में ही आपको लिखना है, आपको नहीं पता, चलो हम साथ साथ लिखेंगे। या जनजातियों के बारे में लिखना है, आपको नहीं पता, अपन साथ साथ सोचते हैं। या आपको, और कोई भी टॉपिक आप अपने मन में सोचो, आपको ये सब मिल ही जाएगा। आप कुछ भी टॉपिक सोच लो अपने मन में। पहला तरीका होता है टाइमलाइन वाला, कि भाई कोई भी चीज है वो प्राचीन काल में कैसी थी, मध्य काल में कैसी थी, आधुनिक काल में कैसी थी, आजादी के बाद कैसी थी। आपको मान लो अभी की कोई घटना है तो 60 के दशक में कैसी थी। मान लो नक्सलवाद है, वो प्राचीन काल में तो नहीं था ना, तो 60 के दशक में क्या था, 70 के दशक में क्या था, 80 के दशक में क्या था, 90 के दशक में क्या था, 2000 के दशक में क्या था। ऐसे बांट लो। कोई भी चीज है, महिलाएं हैं वो तो प्राचीन काल में भी आएंगी, मध्य काल में भी आएंगी, आधुनिक में भी आएंगी, फिर आजादी के बाद आएंगी। और आपको मान लो दिखाना है तो उदारीकरण के बाद दिखा दीजिए। तो ऐसे करके आप टाइमलाइन में किसी भी चीज को तोड़ सकते हो, और आपका एक आध पैराग्राफ तो आराम से बन सकता है, एक आध पॉइंट अच्छा आराम से बन सकता है अगर आप उसका टाइमलाइन निकालोगे तो। और वो आप अपनी सुविधा से निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन काल आपको पता है ज्यादा जानकारी, तो आप वैदिक काल दिखाओ, उत्तर वैदिक दिखाओ। आपको नहीं पता तो केवल प्राचीन काल लिख दो। आजादी के बाद का आपको अच्छे से पता है तो आप बढ़िया से दिखाओ, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक। नहीं पता तो 50 से सीधा 90 ले आओ। तो ये आपकी सुविधा के ऊपर है। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मेंस के सब्जेक्ट। मतलब भैया कुछ नहीं करना है, मेंस में जो भी विषय है ना उसके हिसाब से सोचते जाओ।
चलो शुरू से चालू करते हैं। पेपर 3 से महिलाओं के बारे में सोचना है। पहले है इतिहास। तो ऐतिहासिक जो भी चीजें हैं महिलाओं के बारे में आप वो बता सकते हो कि भाई इतिहास में ऐसा था। शुरू में यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती थी। धीरे धीरे स्थिति खराब हुई मध्यकाल में, क्योंकि आक्रमण हुए विदेशियों के, तो और खराब हुए। आधुनिक काल में फिर से एक हुआ, ऐसे करके ऐतिहासिक पक्ष बता सकते हो। दूसरा पेपर है संविधान। तो संविधान में क्या क्या महिलाओं को मिला है, मान लो अनुच्छेद 15 है जो समानता की बात करता है। अलग अलग चीजें, आरक्षण की बात होती है महिलाओं की, महिलाओं के लिए आयोग बने हैं, महिलाओं के लिए बाकी चीजें हैं, महिलाओं के लिए जो शोषण के विरोध वाली चीजें हैं, तो वो सब संविधान में जो भी प्रावधान है महिलाओं के लिए आप वो बता सकते हो। प्रशासन क्या करता है, लोक प्रशासन से आप वो जोड़ सकते हो। फिर पेपर 4 में आपका मान लीजिए विज्ञान है, विज्ञान और तकनीक। तो तकनीक से भी तो महिलाएं जुड़ी है ना, तो आप वो भी बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी से महिलाएं यहाँ से यहाँ पहुंच रही, टेक्नोलॉजी के कारण वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बाकी चीजें हो रही। पर्यावरण, एक कॉन्सेप्ट है इको फेमिनिज्म का। वो ये बोलता है कि जैसे पृथ्वी है वो माता है, महिलाएं और जो पर्यावरण है या पृथ्वी है वो एक जैसी है। वंदना शिवा का नाम आता है, तो आप वहां से उसको जोड़ सकते हो। फिर अगला पेपर आपका आएगा गणित। थोड़ा बहुत लिख सकते हो गणित में, अगर कोई महिलाएं हैं, लीलावती ये वो। फिर जो है वही लिखना, जो नहीं है छोड़ते जाओ, जरूरी थोड़ी कि हर एक पेपर लिखना है। फिर इकोनॉमी आ गया, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान। आप दिखाओगे, जो डाटा है वो भी लिखोगे कि एमजी नरेगा में महिलाएं चाहता है, महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता। इस संविधान में भी है, नीति निर्देशक में, कि महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन मिले। मातृत्व सहायता की बात है संविधान में। तो वो सब चीजें आप लिखोगे जो आर्थिक पहलू है महिलाओं से जुड़े। फिर भौगोलिक पहलू भी हो सकते हैं कुछ कुछ की, भौगोलिक में आप ये भी लिख सकते हो कि यार अलग अलग राज्यों में महिलाओं की अलग अलग स्थिति, भारत में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, अरब में अलग है, अमेरिका में अलग है। ये भी तो एक भौगोलिक पहलू है, तो वो लिख सकते हो। फिर हम आ गए पेपर 6 में। पेपर 6 में आपका समाज शास्त्र है। तो सामाजिक जो भी चीजें हैं महिलाओं के साथ, परिवार में क्या होता है, आपके वंश में क्या होता है, बाकी चीजें होती हैं। समाज में जो भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, आप उनका लिख सकते हैं। सिमोन द बोवा का, कि महिलाएं पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं, उनको बताया जाता है कि तू लड़की है तो तेरे को ये करना है, तू लड़की है तेरे को रोना है, तू लड़का है तो तू लड़की जैसे नहीं रोना है। तो ये सामाजिक पहलू है। दार्शनिक पहलू आप लिख सकते हो महिलाओं से जुड़ा। उसके बाद फिर पेपर 7 में कानून है। तो कानून जो बने महिलाओं के लिए, जो भी एक्ट बने, जो आपको याद है, इसमें अच्छी चीज है आपको जो याद है वो लिखो, नहीं याद किसी को थोड़ी पता कि आपको नहीं याद। तो जो जो याद है वो लिखते जाना है। जो भी कानून है महिलाओं के संरक्षण के लिए, आईपीसी में, सीआरपीसी में, भारतीय न्याय संहिता में, वो सब आप लिख सकते हो। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पहलू, महिलाओं से जुड़ा जो अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं वो आप लिख सकते हो। फिर शिक्षा वाला है आखिरी पेपर। तो शिक्षा में महिलाओं की क्या भूमिका है वो आप लिख सकते हो। इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में है वो लिख सकते हो। कितनी सारी चीजें नहीं हो गई आपके दिमाग में। तो ये चीजें आप कोई भी टॉपिक लो, इतने सारे विषय हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो, हो जाता है फिर। ये एक तरीका हुआ। तीसरा तरीका, ये भी एक अच्छा तरीका है, इसको बोलते हैं कि यार अपना व्यक्ति से शुरू करो और पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाओ। कि महिलाएं जैसे हैं, तो सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में महिला, कि व्यक्ति, एक महिला, जो महिला होने के नाते उसके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। महिला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और कुछ रहता तो वो भी बोलते। फिर व्यक्ति से बड़ा एक घर होता है, परिवार होता है। तो परिवार के लेवल पे भी महिलाओं को समस्या होती है, महिलाओं की अलग अलग दिक्कतें होती हैं परिवार में। अब जो भी परिवार है वहां दबाया जाता है, या परिवार में ऐसा ताना बाना है कि खाना महिला बनाएगी, भले वो भी नौकरी करेगी, तो वो परिवार हो गया। फिर आप और आगे बढ़ोगे तो आपको समाज मिलेगा। समाज में एक ऐसी परंपराएं हैं, दहेज प्रथा है, विधवा प्रथा है, जो भी चीजें हैं, सती प्रथा थी पहले, जो महिलाओं को नीचे करती है। फिर राज्य के स्तर पे आप देखोगे वहां बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आप देखोगे टुनही प्रथा है। फिर देश के स्तर पे देखोगे महिलाओं का क्या स्थिति है। फिर दुनिया के स्तर पे देख लो कि क्या स्थिति है। तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे चल के एलियन मिल जाएंगे, मंगल अंगल ग्रह, वहां देख लेना क्या स्थिति है।
तो आप ना हर एक लेवल में किसी की भी स्थिति बताते जाओ, तो उससे आपका 2-3 पैराग्राफ एक आध पेज बन जाएगा। अगला जो तरीका हम लोग शुरू में चर्चा किए थे कि भाई सवाल पूछ लो। महिला सशक्तिकरण क्या है? मान लो महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण क्यों है? महिला सशक्तिकरण कैसे हुआ? कहाँ कहाँ होता है? किस किस क्षेत्र में होता है? ये सब सवाल पूछ लो ना, क्यों है, क्या है, कैसे है। तो आपको उत्तर मिलते जाएगा, आपके पैराग्राफ बनते जाएंगे। पैराग्राफ मतलब पॉइंट्स बनते जाएंगे। पॉइंट्स में ज्यादा लिखने का प्रयास करना। पैराग्राफ यूपीएससी में ज्यादा अच्छा है, सीजीपीएससी में नंबर नहीं दे रहे हैं यार, तो क्या करें। तो इसलिए पॉइंट में ज्यादा प्रयास करना लिखने का। तो एक तरीका ये हो गया कि आप सवाल पूछ लो, जितने सवाल पूछ सकते हो उतने पूछो और उसी का उत्तर देते जाओ, आपका बहुत सारा हो जाएगा। कुछ भी टॉपिक है, मान लो है, क्या आया था, मान लो बस्तर ओलंपिक आ गया, तो बस्तर ओलंपिक क्या है, बस्तर ओलंपिक क्यों शुरू हुआ, बस्तर ओलंपिक के क्या उद्देश्य हैं, बस्तर ओलंपिक में कौन कौन खेलता है, बस्तर ओलंपिक से छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा, बस्तर ओलंपिक कैसे होता है। नहीं है इतने सारे सवाल, इनके जवाब दे दो। और बिल्कुल सब पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं करना है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना है, एग्जाम्पल यूज करना है। एक वो वाला भी अप्रोच होता है, जैसे महिलाओं के बारे में ही अगर आप देखोगे, जैसे मान लो महिला की समस्याएं अगर आपको बताना है, तो शुरू करो कि सबसे पहले भ्रूण अवस्था होती है, वहां भ्रूण को मार दिया जाता है, तो वो एक समस्या है। फिर महिला शिशु बनती है, तो एक शिशु महिला की क्या क्या समस्याएं हैं, पोषण बाकी चीजें। फिर उससे बड़ी होती है, किशोर अवस्था में आती है, यहाँ इसके साथ अलग अलग दिक्कतें होती हैं। फिर और बड़ी होती है, युवा अवस्था में आती है, यहाँ इसके साथ अलग अलग दिक्कतें होती हैं। फिर प्रौढ़ अवस्था में आती है, तो अलग अलग दिक्कतें होती हैं। फिर वृद्ध अवस्था में आती है, तो अलग अलग दिक्कतें होती हैं। तो ये ऐसे भी आप बता सकते हो, और सबकी अलग अलग समस्याएं बता सकते हो। ये मेंस में 4-8 नंबर का कुछ आया, वहां भी यूज कर सकते हो कि महिला सशक्तिकरण आ गया, आप अलग अलग स्टेज बताओ ना। आप एक महिला क्यों बता रहे हैं, शिशु जो महिला उसकी अलग समस्याएं, किशोर जो महिला उसकी अलग समस्याएं, जो युवा महिला उसकी अलग समस्याएं, जो वृद्ध महिला है उसकी अलग समस्याएं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं। अगला है कोई करेंट मुद्दा आया, तो इन में भी आप देख सकते हो कि भाई उससे रिलेटेड संभावनाएं क्या हैं, सफलता क्या है। मतलब कोई भी करेंट मुद्दा है, जैसे नक्सलवादी है, तो नक्सलवाद की संभावनाएं क्या हैं, सफलता कैसे हो रही, उससे जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं, उससे जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इन चीजों पे आप लिख सकते हो, इन हेडिंग्स में आप लिख सकते हो। अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो दो पैराग्राफ आपस में लिंक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ लिख रहे हैं फिर अब वो पढ़ने वाला पढ़ रहा है। अब आप लिखे कि महिलाओं, जो युवा महिला है उसकी बहुत समस्या है, ये समस्या होती है, दहेज प्रथा होती है, परिवार में सम्मान नहीं मिलता। उसके बाद अगला पैरा लिखे कि महिलाओं के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान है। अब तुम भाई युवा से फिर प्रौढ़ में आओ ना, फिर वृद्ध में आओ। मतलब एक पढ़ते पढ़ते अच्छा लगे। मैं आपको बता रहा हूँ महिला महिला, अचानक मैं बोलूंगा यार जो पेपर 7 का पार्ट 3 है ना शिक्षा वाला, उसमें एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हैं यार भैया, ऐसे बता रहे थे एनसीईआरटी के बारे में बताने लगे। तो जो आप बता रहे हैं ना उसी में रहना, मतलब पढ़ के अच्छा लगे कि हाँ सब आपस में लिंक है। कंक्लूजन इसलिए जरूरी है कि यही पढ़ के सामने वाला नंबर देगा। समझ रहे, ये कंक्लूजन से ही तो नंबर मिलता है आपको। तो कंक्लूजन क्या होता है, किसी भी चीज की समरी होती है कि क्या क्या आप ऊपर चर्चा किए। अगला कंक्लूजन में समाधान लिखना है कि क्या समाधान है, कोई भी समस्या है उसका समाधान क्या है, उसको कैसे कर सकते हैं। और समाधान भी दो होता है, एक तो तुरंत वाला और एक लॉन्ग टर्म वाला। एक तो शॉर्ट टर्म समाधान होता है, तुरंत हम क्या क्या कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म में हम क्या क्या कर सकते हैं वो रहता है। व्यू आपके बैलेंस होने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई। दूरदर्शी होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि अभी की बात कर रहा है। आखिरी में कोई ऑप्टिमिस्टिक कविता, ये भी दो चार याद कर लेना, आजकल चैट जीपीटी जेमिनी सब फ्री मिल रहा है, उसी से पूछा करो। कुछ भी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस टाइप का कुछ भी। एक तो कौन सी बढ़िया सी है,
हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। ऐसे 8-10 कविताएं याद कर लो, आगे भी बहुत काम आता है। हम लोग को ऐसे ही बुला लेते हैं ना कभी मंच अंच में, तो कोई भी चिपका दो कोई भी एक कविता, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज रहती, याद कर लो, काम आएगा। अपने पॉइंट को रिपीट नहीं करना है भाई। तुम ऊपर बताए युवावस्था प्रौढ़ावस्था, फिर वही लिख रहे हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि इसको नहीं पता है यार, वही रिपीट कर रहा है। कोई भी चीज रिपीट मत करना, कोई नई चीज लिखना, नए टाइप से लिखना। क्योंकि वो फिर निगेटिव इंप्रेशन जाता है ना, कि इसको अब नहीं पता, वही वही चीज लिख रहा है। फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए जो भी है, इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नया दो ना आप, कि ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कोई नया मुद्दा नहीं उठाना है कि यार आप अच्छे से कुछ बता रहे थे, अचानक बोले कि महिलाओं के लिए लेकिन बजट में बहुत सारे प्रावधान है और ऐसे खत्म। पढ़ने वाले को लगेगा ये बात किया और फिर खत्म कर दिया, ये क्या बात हुई। मैं आखिरी में बोलूं कि अब हम चर्चा करेंगे कौन से टॉपिक आ सकते हैं। अब वीडियो बंद हो जाएगा, तुम गुस्सा नहीं जाओगे? मेरा तो फिर दोबारा वीडियो भी आ जाएगा, शेखर कहाँ से तुमको खोजेगा। तो कोई नया मुद्दा नहीं उठाना है, निराशावादी नहीं होना, ये ध्यान रखना। निगेटिव आदमी से ना हर कोई डरता है, हर कोई गुस्साता है। आप मेरे प्रति निगेटिव, आप अपने घर के प्रति निगेटिव, वो क्या कर लेंगे आपका? शेखर आपका नंबर काट देगा। मतलब हो सकता है वो भी निगेटिव हो, लेकिन कोई भी निगेटिव आदमी भी निगेटिव आदमी को अच्छा नहीं मानता। तो निराशावादी कुछ नहीं लिखना कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता, नक्सलवाद का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। भाई हो ना हो सब हो सकता है, ऐसी बात करना है। समाधान आखिरी में देना ही है आपको। अब आख उसमें भी था ना, समस्या, कारण, वर्तमान स्थिति और समाधान। समाधान एक शॉर्ट टर्म होगा जो तुरंत करना है आपको, एक लॉन्ग टर्म होगा जो धीरे धीरे करना है। एक ये भी समाधान अच्छे हैं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल। इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब आधारभूत संरचना। जैसे आप शिक्षा के बारे में काम कर रहे हैं, तो यार उनके लिए आधारभूत संरचना होनी चाहिए ना। स्कूल होना चाहिए, स्कूल में बेसिक सुविधाएं होना चाहिए। महिलाओं के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, स्कूल में टॉयलेट्स होना चाहिए अलग से, ये सब होना चाहिए ना। दिव्यांगों के लिए अगर मुद्दा आया तो उनके लिए वैसा रैंप होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे जरूरी है। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशनल। इम्प्लीमेंटेशनल मतलब होता है कि उसका क्रियान्वयन, कि आप स्कूल बना दिए लेकिन वहां बच्चे ही नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या मतलब जो भी आपकी योजना है उसका क्रियान्वयन हो, वो पहुंचे वहां तक। समझ रहे? और तीसरा होता है एटीट्यूडनल, मतलब व्यवहार बदलना। मतलब वहां लोगों का, अब लोग अपने घर में टॉयलेट बना लिए स्वच्छ भारत मिशन से और वहां भूसा भर दिए और जाते अभी भी लोटा लेके हैं। तो इससे थोड़ी समाधान होगा। मतलब आपको ये भी बताना है कि व्यवहार बदलना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि महिलाओं का ये होगा, महिलाएं ऐसी होंगी, महिलाओं को खत्म कर देंगे, मतलब महिलाओं की जो असमानता है वो खत्म कर देंगे, सॉरी भाई। तो सॉरी बहन। तो वो नहीं है, आपको व्यवहार बदलना पड़ेगा ना। आप मन से मान ही नहीं रहे। आप बोल रहे हैं जातिवाद खत्म कर देंगे, लोगों का व्यवहार ही नहीं बदल रहा है। अभी भी गांव में जाओगे, अलग अलग जाति के अलग अलग मोहल्ले, तो व्यवहार तो बदलना पड़ेगा। तो वो चीज है, अब टॉयलेट बना दिए, वहां भेजना भी तो पड़ेगा। व्यक्ति को लगे तो कि बाहर नहीं जाना है भैया। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। टाइम आपके पास होता है 3 घंटा। मिनट में कैलकुलेट करोगे 180 मिनट। 4 ऐसे होते हैं, उसको 4 से भाग करोगे तो ऐसे के लिए मिलता है 45 मिनट। अब इसको कैसे बांटना है? देखो, पहली चीज, एक ऐसे को कितनी भी गिरी से गिरी स्थिति में 40 मिनट से कम मत लिखना। पहली चीज, कोई इसे कितना भी अच्छा आता है, तुम 1 घंटा मत लिखना। ऐसा सोचो ना, पहला ऐसे तुम 1 घंटा लिखे, दूसरा ऐसे फिर 50 मिनट लिखे, तीसरा ऐसे 45 मिनट लिखे। कितना हो गया? 60, 50, 45, 6, 5, 11, 4, 15, 155 मिनट। 180 से घटा दो इसको, कितना बचा? 25 मिनट बस बचा आखिरी ऐसे के लिए। परेशान हो जाओगे। पहली चीज है, हर ऐसे के लिए अलग अलग चेकर है। राइटिंग का कोई मैटर नहीं है, तो भाई घसीट के लिखो शुरू से। पहले एक ही छेकर चारों ऐसे पढ़ता था तो समझता था कि चलो शुरू में अच्छी राइटिंग है, आखिरी में घसीटा है। अभी तो उसको पता ही नहीं ना। तुम शुरू में अच्छी बनाओगे तो भी आखिरी में उसका फायदा तो मिलता नहीं है। शुरू से तेज लिखो, ये मान के लिखो कि 40, 45, 50 मिनट में ऐसे खत्म करना है।
अब इस 45 मिनट को भी थोड़ा सा बांट लो कि यार ये जो 45 मिनट है, इसमें शुरू में ना किसी भी ऐसे को लिखने के लिए सबसे जरूरी होता है स्ट्रक्चर बनाना उसका। मतलब आप क्या क्या लिखने वाले हो, क्योंकि वहां जब लिखने लगोगे ना तो फिर दिक्कत होगी। भले इस 45 मिनट में आप 10 मिनट दे दो स्ट्रक्चर बनाने को, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूर बनाओ। घर की नींव अगर आप नहीं बनाओगे और सीधा घर बनाने लगोगे, फिर बोलोगे यहाँ दरवाजा लगा देते हैं, वहां खिड़की लगा देते हैं, वहां ये कर देते हैं, घर बर्बाद हो जाएगा। तो पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है कि भाई मेरे को कैसे कैसे ऐसे लिखना है। मेरे को शुरू में इंट्रो लिखना है, और इंट्रो में ये लिखना है, ये कोट लिख देना है, फिर ये लिख देना है, डाटा लिख देना है, ये लिख देना है। फिर मेरे को बॉडी लिखना है, बॉडी में सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, ये पक्ष, इसीलिए मैं आपको इतना ज्ञान दिया कि ये आपको सोचने में मदद करेगा। तो ये लिखना है। फिर कंक्लूजन में ये लिखना है, ये कोई डाटा लिखना है, ये कोई चार्ट बनाना है, ये काम करना है। ये 4-5 मिनट लगता है ये, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुरंत नहीं होता। और अच्छा ये है सीजीपीएससी में, यूपीएससी में वो नहीं हो पाता। सीजीपीएससी में अच्छा ये है कि 2-2.5 ऐसे, अभी तक तो 3-4 भी आ जाते थे, वही आते थे जो आप तैयार करके जाते थे। तो जब तैयार करके जाते थे तो ये सब बना ही के जाते थे, सीधा वहां छापना था। अब ये हो सकता है, जो मेरे को लगता है यार, देखो कभी कभी ना मेरी गट फीलिंग ठीक भी हो जाती है, जो मेरे को लगता है कि अब सीजीपीएससी अपना पैटर्न बदलेगा। यार हमारे जैसे लोग पिछले के पिछले बार 8-10 ऐसे निकाले, 4 फंस गए उसके। तो यार इतनी खराब वो तो नहीं होना चाहिए ना पीएससी की वो भी बाद में देखे होंगे, 4 नहीं 5 करीब फंस गए थे। उनको भी लगा होगा ना कि भाई फिर हमारी क्या इज्जत है कि कोई भी कुछ भी निकाल रहा है, उसी से सब फंस रहा है, वो रट के जा रहा है, लिख रहा है। तो ऐसे का क्या मतलब, निबंध मतलब तो होता है कि आप खुद से सोच के लिखो। तो वो उस चीज पे काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है सांस्कृतिक प्रदूषण। अब वैसे चीजें कुछ और दे सकते हैं। तो तैयार रहना है आपको इस चीज के लिए भी, ये नहीं कि वहां ऐसे देख के घबरा गए। जैसे प्री में मैं बोला था ना कि पेपर देख के जो नहीं घबराया वही आगे बढ़ेगा। भाई जो भी क्वेश्चन आएगा सबके लिए सेम आएगा। जो वहां नहीं डरा, अच्छे से लिखा, उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। पूरा खेल इसी का रहता है और कुछ नहीं होता। तो आपको एक तो तैयार रहना है, बॉडी मतलब बना लेना है पहले से कि भाई ये चीजें मैं लिखूंगा। मैं तो ये करता था, चारों की बना लेता था शुरू में ही। तो जैसे जब पहला इसे लिखते रहता था ना, दूसरे का कुछ याद आ जाता था, पीछे जाके लिख देता था। दूसरा लिखते रहता था, तीसरे का कुछ याद आ जाता था, लिख देता था। चौथे, क्योंकि दिमाग तो सोचते ही रहता है ना, दिमाग तो रुकता नहीं है। तो फिर वो काम आता है। भाषा कैसी हो, पहली चीज फॉर्मल भाषा हो, ये नहीं कि हम्म, मतलब आप लिख दिए भाई राष्ट्रपति हैं तो माननीय राष्ट्रपति, आदरणीय राष्ट्रपति जी, ऐसी चीजें लिखना है। आपके पड़ोसी नहीं है वो। ठीक। दूसरा, भाषा की गरिमा हो। तीसरा, व्याकरण थोड़ा सा कोशिश करना ठीक हो। राइटिंग ऐसी हो कि समझ आ जाए। बहुत अच्छी राइटिंग, हीरे मोती टाइप नहीं बनाना है। ये मेरी राइटिंग है, ठीक ठाक नंबर मिल जाता था इसमें भी। मैं तो बता चुका हूँ, मेरे दोस्त लोग, कई लोग तो बेइज्जती भी करते हैं। तैयारी कैसे करें, ये भी एक जरूरी चीज है। हम ये सोचते हैं कि जब सब अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छे से जब सब हो जाएगा, सब पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। और वो दिन कभी नहीं आता। ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लो कि ऐसा दिन कभी नहीं आता कि आप अच्छे से तैयारी कर लो, आप अच्छे से कॉन्फिडेंस में आ जाओ, आपका सब हो जाए, अब आप ऐसे लिखने बैठोगे। ये दिन तभी आएगा जब आप पीएससी की तैयारी छोड़ दोगे। तो उस दिन का इंतजार मत करो, जब मन हो तब लिखो। हर संडे एक ऐसे लिखो। और पूरा नहीं लिख सकते ना, तो मतलब कम से कम बॉडी बना बना के छोड़ दो। और कुछ तो लिखने का भी प्रयास करो, क्योंकि ना आज आप कोई ऐसे लिखोगे, आज लगातार 4 हफ्ते आप ऐसे लिखोगे, 5वें हफ्ते जब आप लिखोगे ना, तो आज वाले से 5वें हफ्ते वाला अच्छा रहेगा। मतलब एक ये प्रोसेस है, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं बचपन में भी निबंध लिखता था, ग्रेजुएशन में भी लिखता था, कंपटीशन में, तो जब पीएससी का लिखा ना तो बनता था लिखना। तो एक प्रोसेस है वो लिखना, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में आ जाएगा आपके अंदर। तो अगर आप नहीं लिख रहे ना, तो आप उसको देखो, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको सीखो। आप एडिटोरियल पढ़ो, दूसरे का अच्छा लिखा हुआ आप पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो। टॉपर्स के ऐसे कॉपी होंगे वो देखो, वो मिल जाएंगे आपको। तो जितना ज्यादा आप अच्छी अच्छी चीजें देखोगे ना, ये देखो, दूसरे कैसे पढ़ो, उनकी अच्छी चीजें, मान लो कि टॉपर में कोई कोट लिखा है, वो कॉपी कर लो ना यार, कौन सा वो दिक्कत हो रही। तो आप एक नोटबुक बनाओ,
रिलीवेंट चीजें, न्यूज, ये सब उसमें नोट कर लो बढ़िया से। और बना लो कि मतलब फोल्डर बना लो, महिला, इनके बारे में कोई आंकड़े हैं वो लिख लो, इनके बारे में कोई कोट है वो लिख लो, इनके बारे में कुछ और मिला वो लिख लो, कुछ नया लिख लो जो दूसरे को भी नहीं पता होगा। जनजाति, आपको पता है ना कि भाई ये आ सकता है, तो उनके बारे में कुछ कुछ तैयार करके रखो, फंस जाता है कहीं ना कहीं से। अगला सवाल ये आता है कि भैया पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट में लिखें। आपको एक अच्छा वो देता हूँ मैं। पहली बार जब लिखा पैराग्राफ ही, वो यूपीएससी वाला एक था, तो यूपीएससी में ऐसे में अच्छा नंबर मिला था जब उस समय लिखा था। तो सीजीपीएससी में लिखा नहीं दिए, मतलब ठीक ठाक नहीं दिए, मतलब मैं संतुष्ट नहीं था, मेरे को लगा मैं बहुत अच्छा लिखा। फिर एक बार ना, कौन सा ईयर था वो मेरे को ध्यान नहीं, उस बार डीसी की एक ही पोस्ट थी, तो मेरे को पता था कि यार एक तो नहीं मिलेगी, तैयारी भी यूपीएससी की कर रहा था। लेकिन अब वही होता है ना कि दिला दो, दिला देते हैं। तो दिलाने आया और मैं बोला यार इस बार केवल पॉइंट में लिखूंगा, वो कॉपी अपी होगी तो मैं भेज भी दूंगा। समय अब उतना वो भी नहीं था ना, कई लोग को दिया, कई लोग ले गए, ऐसे ले जाते कहीं आखिरी में वो कॉपी मेरे तक नहीं पहुंची। अब मैं जिससे पूछता हूँ, मैं तो उसको दिया था, मैं उसको दिया था। मेरी गलती ये थी कि शायद मैं स्कैन भी नहीं किया था, कुछ होंगी तो मैं डाल भी दूंगा। तो किसी को अगर ऐसे निकलने का तो मेरी निकलवा लेना, कोई वो नहीं। तो देखो क्या होता है कि मैं उस बार बढ़िया मजे से लिखा, ऐसे इस टाइप का हेडिंग डाला, पॉइंट पॉइंट बनाया, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। और इस बार ऐसे में बहुत नंबर मिला। तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई सीजीपीएससी में आप जितने ज्यादा पॉइंट लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। उसके बाद में बहुत सारे लोगों की कॉपी भी देखा, बहुत सारे लोग भेजते भी रहते हैं, एक आध हम लोग का है भी, दो तीन कॉपी मैं रिव्यू भी किया था कि भाई तुम भी देख लो। तो आप उससे ये समझ पाओगे कि जितने ज्यादा पॉइंट लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। सीधा सा लॉजिक ये। तो ऐसे करके ना, हेडिंग बना बना के ज्यादा से ज्यादा हेडिंग लिखना है, उतने नंबर मिलेंगे। मान लो ऐसे आया नक्सलवाद के ऊपर, तो आप नक्सलवाद का इतिहास, एक हेडिंग हो गई, लिख दिए नक्सलवाड़ी ये वो, नक्सलवाद का कारण, नक्सलवाद के आंकड़े, नक्सलवाद का प्रभाव, नक्सलवाद का क्षेत्र, मैप ऐप भी बना दो बढ़िया, छत्तीसगढ़ का यहाँ यहाँ है। नक्सलवाद के लिए राष्ट्रीय नीति, जैसे समाधान नीति है ये वो। नक्सलवाद के क्या बोलते हैं वो, जो 31 मार्च 26 तक था, खत्म करना है। तो इस टाइप का ना नक्सलवाद, मतलब योजनाएं, सरकारी योजनाएं, नियत निर्णय, ऐसे करके हेडिंग हेडिंग डालो, उसके बारे में लिखते जाओ। वो सबसे अच्छा तरीका है। जितनी ज्यादा हेडिंग उतने ज्यादा नंबर। ये अब है पिछले बार का। देखो, अमेरिकी टैरिफ, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर प्रभाव। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको ना इन्हीं पे लिखना है, समझ रहे? अमेरिकी टैरिफ का चीन पे प्रभाव नहीं लिखना है, अमेरिकी टैरिफ का इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रेड पे प्रभाव लिखना है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पे अमेरिकी टैरिफ का क्या प्रभाव पड़ा। तो आपका आधार यही होना चाहिए लिखने का, समझ रहे? और ये चर्चा में भी था ये मुद्दा। अगला है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर स्थलों का महत्व। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, ये तो लोग नहीं समझ पाए थे, इसको छोड़ के भी आए थे। रामसर स्थलों का महत्व क्या है, कैसे कैसे रामसर स्थल। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो इधर चल दो भाई, या इधर मत जाओ, इधर चल दो। कुछ तो अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव लिख लोगे। मतलब ये नहीं पता तो ये क्यों लिख के आए, मेन सवाल ये। मतलब आर्द्र भूमि तो आपको पता रहा होगा, तो महत्व लिख सकते हो ना, कि रामसर स्थल कैसे कैसे महत्व है, रामसर स्थल के कारण उसका संरक्षण किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया है, कुछ भी लिख सकते हो। वैश्विक उष्मीकरण और धारणी विकास, ये तो पर्यावरण से एक टॉपिक आता ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। छत्तीसगढ़ में क्या आया था? देखो, बजट तो ऐसा टॉपिक हर बार आता है, बजट, योजना, ये किसान, जनजाति, पर्यटन, खनिज, ये फेवरेट टॉपिक है। तो छत्तीसगढ़ बजट इस बार भी आएगा, मतलब बहुत चांस है आने का। बस्तर दशहरा,
जैविक खेती की संभावनाएं विकास, ये वाला तो अब देखोगे ना बुकलेट में लिखा ही है, जैविक खेती लंबा हम लोग बनाए थे कि भारत में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो वो जो पिछला पीडीएफ है ना, उसमें वो टॉपिक हटा देना जो आ चुका है, जैसे बजट आ चुका हटा दो, जैविक खेती आ चुका हटा दो, बाकी सब तो फिर से आ सकता है। खनिज साधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में अच्छे ऊर्जा की संभावनाएं। तो लोग ना खनिज में फोकस कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं। मैं वो बोल रहा हूँ यार, टॉपिक को भले 4 मिनट दो और समझो, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ो। टॉपिक क्या है कि खनिज साधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ खनिज साधनों से परिपूर्ण है, लेकिन फोकस है अच्छे ऊर्जा की संभावनाएं, जो रिन्यूएबल एनर्जी उसकी क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो वहां आपको ज्यादा फोकस करना है। अपन क्या करते हैं, वो सवालों में भी गलती करते हैं, और ये खुद से तो देखोगे नहीं, तो मैं बोला मैं ही दिखा देता हूँ। उससे पहले आया था विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक विकास की संभावनाएं, छत्तीसगढ़ में पर्यटन, छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य और कलाओं की विशेषताएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जलवायु परिवर्तन, दैनिक जीवन में योग, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसी बार मैं बोल रहा था, पिछली बार तो थोड़ा चेंज किए, तो 10 ऐसे हम लोग डाले थे, ये भी आ गया था, 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 और ये थोड़ा बहुत आया था। 1 2 3 4 5 ऐसे तो फंस गया था सीधा सीधा। तो उनको भी बेइज्जती लगी होगी, मतलब ये सब वो किए थे, ऐसा नहीं कि मैं अपना बोल रहा हूँ, कोचिंग वोचिंग वाले सब बता दिए थे। फिर G20 है, आईपीएल है, 5G है। अब इसका कारण प्रभाव थोड़ी डालोगे, और ये प्रभाव पूछा है ना, तो प्रभाव ज्यादा लिखना है। जो पूछा है वो ज्यादा लिखना है। एआई का प्रभाव, तो प्रभाव ज्यादा लिखना है। समझ रहे? अपन पूरा एआई तो लिखना ही, लेकिन प्रभाव में फोकस होना चाहिए। इसीलिए मैं बोला कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, राम वन पथ गमन योजना। अब देखना योजना एक ना एक आएगी। अभी पिछले बार बस बदला है ट्रेंड, हरेली तिहार और आदिवासी नृत्य महोत्सव, मतलब लोक कला नृत्य ही आता है। फिर ईवीएम बनाम मतपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रूस यूक्रेन युद्ध और क्रिप्टो करेंसी। छत्तीसगढ़ बजट फिर आ गया, टोनी प्रताड़ना अधिनियम, दंतेवाड़ा जिला और अबूझ हमाड़ की अबूझ पहेली। ऑनलाइन फ्रॉड, कोविड-19, विदेशी संस्कृति, योजना आयोग, रामकृष्ण मिशन, जंगली हाथी उद्यानिकी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये हमारा ऐसे था, मतलब ये एक बेसिक वो था। इससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि यार ऐसे कैसे कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या टॉपिक आ सकता है, और फिर आप लोग बोलोगे तो एक एक टॉपिक को डील करते जाएंगे। इसके अलावा आप लोग पेपर 7 की बात कर रहे हैं, तो पेपर 7 यार तैयारी चालू कर दिया हूँ मैं, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक आप पिछला वीडियो है वो देख सकते हो, और बाकी चीजें भी कर सकते हो। और कोई डाउट हो कमेंट में बताइएगा। बढ़िया से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।